बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अमीर कतर का पाकिस्तान का दौरा और पाकिस्तान को $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की गई है जो कि डिपॉजिट्स में आएगा पाकिस्तान के, इसके ऊपर बात करेंगे। फॉलोड बाय एमनेस्टी स्कीम और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद क्या श्योरिटीज़ हुकूमत ने दी हैं उन लोगों को जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, जो एमनेस्टी स्कीम को यूटिलाइज करेंगे, इस पे बात करेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी बात करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज हुई जिसको मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के दरमियान साइन ऑफ हुआ है एक स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट प्लान। ये प्लान क्या है, इसके साइन ऑफ होने के बाद पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पीस को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, वर्ल्ड कप चल रहा है और एज ऑफ राइट नाउ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हो रहा है। हम सबकी दुआएं हैं कि पाकिस्तान मैच जीते। इस पूरी न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हो रहा है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान आबिद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ रखते हैं खालिद फारूकी साहब, वे सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, वेरी ग्रेटफुल टू यू। इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इब्राहिम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम भाई, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू। एक पर्सनल व्यू, $3 अरब पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में इनटू डिपॉजिट्स, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अरब कंट्री से अराउंड $9 बिलियन पाकिस्तान को मिला है, जो कि IMF के उस 6 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरी सिचुएशन में एक चीज़ जो मेरे ख्याल में आज सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे कि इमरान खान की इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी को लेकर ये जो ट्रस्ट लेवल है ये डेवलप हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो अब बजट के अंदर जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, आज भी आपने देखा होगा जिस तरह डॉलर इंक्रीज हुआ और गैस की प्राइस भी इंक्रीज होने जा रही है, ये सारे का जो बोझ है वो तो एट द एंड ऑफ द डे अवाम पे ही आएगा। थोड़ा सा और अगर हम कोशिश करें तो शायद 3-4 बिलियन और मिल जाए और ये थोड़ी IMF की टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सॉफ्टन हो जाए। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट जी? देखें, IMF का जो इशू है वो बेसिकली उनके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो तो अपनी जगह पे हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया का क्रेडिटर जो है वो आपको उस वक्त एक्सटेंड करता है लोन जब वो उसको सिक्योरिटी हो कि मेरा लोन वापस आ जाएगा। तो उसमें जाहिर है जो उनकी कंसिडरेशंस होती हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसके लिए अगर हम काफ़ी मैंने टीवी शोज़ पे देखा है, कहते थे कि जी आप जाना था तो 9 महीने पहले चले जाते, 10 महीने पहले चले जाते, अब क्यों गए हैं, टाइम वेस्ट किया है, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हम उसको उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे थे कि वी आर नॉट दैट डेस्परेट। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जिस तरह आपने कह दिया पहले ही कि मुख्तलिफ अरब ममालिक के भी गए और इसके अलावा अपना रशिया भी गए और चाइना भी गए, इन सब दोस्तों ने मिलके हमारे साथ किया। और रिसेंटली कतर का आपके सामने है जी, कतर का खान साहब की जब गए तो वहाँ पे जब जलसा हुआ ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में जलसा हो रहा हो उनको स्टेडियम अरेंज करना पड़ा, इतनी ज़्यादा तादाद थी वहाँ पे लोगों की। तो वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद पता प्लस कतर के लोगों की इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ कि उनके इनिशियली आपको पता है कि कतर की अफवाज नहीं थी, उनको ट्रेन भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किया है। तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग रिलेशंस और ऑन टॉप ऑफ दैट सोने पे सुहागा खान साहब की क्रेडिबिलिटी कि जो भी पैसा जाएगा वो पाकिस्तान के लोगों पर और उनकी बेहतरी के लिए खर्च होगा और इकोनॉमिक क्रंच की वजह से। सेकेंडली आपने ये बात की कि उसके लिए कोई शराइत कम या ऊपर हो सकती हैं, तो वो ऐसा नहीं होता, ये कोई डे टू डे अफेयर नहीं होता, पहले प्रोग्राम बनते हैं उस पर मामलात होते हैं, लेकिन इसकी असल वजूहात पे देखने की जरूरत है। असल वजूहात क्या हैं? देखें, 60 साल में 6000 अरब, अगर आप उसकी एवरेज निकालें तो 100 अरब सालाना कर्जा बनता है जो पाकिस्तान पे एग्रीगेट होता रहा और 6000 अरब बना। अब कौन सा ऐसा तूफान बादो बारां आ गया था कि 10 साल के अंदर 24,000 अरब का एडिशन कर दिया गया। अब 24,000 अरब को अगर आप 10 साल पे डिवाइड करें तो 2400 अरब रुपया सालाना, मकसद है 2400%। कोई हद होती है, कोई 100% बढ़ा देता है, 200% बढ़ा देता है, 300% बढ़ा देता है, 2400% आप पे जो है कर्जा चढ़ा दिया गया।
तो अब जब इतना अच्छा, अब उसका देखें कि टोटल आपकी रेवेन्यू आ रही है कोई तकरीबन 4 ट्रिलियन, उसमें से 2 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ इस साल, जबकि आगे ये मजीद बढ़ेगा। इस साल 2 ट्रिलियन जो है वो आपने सूद की मद में देना है। फिर आपके ईस्ट में उठा के देखें कौन सा मुल्क बैठा हुआ है, नॉर्थ में जो है वो उनके हालात आपके साथ क्या हैं, गुलभूषण मुझे एक तो नाम उनके नहीं आते, वो जो है वो वेस्टर्न साइड से कैसे आया अंदर। मकसद है इन सारी चीजों को अगर आप कॉम्बिनेशन करें, आपको अफवाज पाकिस्तान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन तमाम हालात और इन तमाम कुर्बानियों, बल्कि मजीद पैसे देने की बजाय उनका बजट हमने कम किया है, तो वो तकरीबन 1500 वो गया। गेट बैक टू यू जी। व्यूअर्स, यहां पर लेंगे हम एक क्विक ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। सबसे पहले आप सबको, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम न्यूजीलैंड को हरा दिया है। 6 विकेटों से न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हराया है और बाबर आजम की सेंचुरी ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक खुशी की खबर है, सारा मुल्क इस वक्त एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। सलमान आबिद साहब, टॉपिक से हम थोड़ा सा पहले क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट आप देखते हैं इस वक्त न्यूजीलैंड को हराना, जो कि अभी तक देवर अनडिफीटेड? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त डू एंड डाई के तौर पर खेल रहा है। जिस मैच में भी पाकिस्तान हारेगा, ठीक है, वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा और वो वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को तो हर मैच जीतना है, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो रहा हो। अब मसला ये है कि आज की जीत ने, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बड़ी मजबूत टीम थी और एक बिल्कुल अनबीटन टीम थी, जैसे आपने कहा, तो ख्याल ये था कि पाकिस्तान अगर फंसेगा तो वो न्यूजीलैंड के साथ फंस सकता है। और न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि जहां वो अपसेट भी कर सकता था पाकिस्तान को शिकस्त देकर। इसलिए आज जब पाकिस्तान ने इसको शिकस्त दी है तो इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ये जो लोगों के अंदर एक बड़ी होप है, शायद हम अगले दोनों मैच भी जीतकर एक सेमीफाइनल की तरफ जो है ना सफर कर सकते हैं। तो ये उस जर्नी की तरफ एक लेके गया और मैं समझता हूं कि एक बड़ी, अब जैसे आपने खुद कहा, एक बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान में क्रिकेट के तनाजुर में कि हम जीते हैं। वरना इसी टीम के ऊपर जिस किस्म का इंडिया के हारने के बाद जो हमने क्रिटिसिज्म किया, जो बैशिंग की, जो इल्जाम तराशियां की, जो सरफराज के साथ वहां पे तमाशाइयों ने किया, वो सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक बड़ी जनूनी जंग बनी हुई है जहां शिकस्त का कोई मतलब जैसे ना कबूल नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं एक जीत ने पाकिस्तान को एक बड़ा हौसला दिया है आगे बढ़ने के लिए। ठीक व्यूअर्स, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सैयद नईरुद्दीन, वेरी सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट। नईर साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आवाज नहीं आ रही जी नईर साहब, कैन यू हियर अस जी? आवाज नहीं आ रही जी। नईर साहब, आपको आवाज आ रही है जी? नहीं जी, बिल्कुल आपकी 10% आवाज आ रही है। अच्छा नईर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान ने आज अच्छे कार्ड शो किए हैं, बाबर आजम की सेंचुरी एंड ऑल दिस, कितने चांसेस हैं अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के लिए जी? देखिए, पाकिस्तान के अब अगले जो 2 मैच हैं वो कदरे की निस्बत आसान है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जो 2 मैच हैं वो अगला अफगानिस्तान से और आखिरी मैच फिर उसके बाद बांग्लादेश से, तो वो दोनों अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। वैसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सेमीफाइनल में जाने के लिए वो 12 पॉइंट्स की है। तो फिर उसके बाद वो खेल शुरू हो जाएगा जो कि आपको याद है 92 में भी हो चुका है कि अगर दूसरी टीमें और ज्यादा हारे, तो हमारी निस्बत ज्यादा बुरे अंदाज में हारे, तो फिर हम जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे और फाइनल में पहुंच जाएंगे। मगर उसमें फिर मैं अर्ज करूंगा कि दूसरी टीमों का जो कि इस वक्त रन में है, इसमें एक टीम इंग्लैंड है और दूसरी टीम ये न्यूजीलैंड है, ये जो है अगर और मैचेस हार जाती हैं तो फिर हमें ये कि स्कोप है, आउटसाइड चांस है कि हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। नेट साहब, एक और चीज, उस दिन जब हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच हारा था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत बैशिंग, अभी सलमान आबिद भी बता रहे थे जिस तरह बैशिंग हुई इवन टू द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये जो टेम्परामेंट है, ये जो टेम्परेचर है पाकिस्तानियों का एकदम हाई हो जाता है ऐसी सिचुएशन के ऊपर, ये क्यों है? क्या क्रिकेट के साथ हमारा बहुत ज्यादा ही, इट वॉज स्पेसिफिकली विद इंडिया पाकिस्तान मैच जी? ये बात आपकी सही है, क्योंकि क्रिकेट तो पाकिस्तानियों का मजहब के बाद सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक आप समझ लें कि इवेंट है, और इसमें और जब इंडिया के साथ बात आती है तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन, और ऐसा लगता है जैसे
कि जंग जीतनी है तो उसमें जो प्लेयर्स अगर परफॉर्म किए बगैर हारें तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अगर वो फाइट दें और हार जाएं तो फिर भी कौम को सब्र आ जाता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि लोगों के जज्बात जो हैं वो नहीं काबू में रहते और फिर प्लेयर्स के साथ वो करते हैं और बाद दफा उनके घरों तक पे भी हमले होते हैं। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इंडिया में भी इस तरह होता है, वेस्ट इंडीज में भी होता है। बिल्कुल ठीक है नज़ीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। खालिद फारूकी साहब, पाकिस्तान मैच जीत गया, एक बड़ा वो जिस तरह भी हम बात भी कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए मैच जीतना? और वर्ल्ड कप 92 के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो एक्सपेक्टेशन लेवल शायद बहुत ज़्यादा हो गया है। लगता है यूँ है जैसे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है तो मैच भी उन्होंने ही जिताना है हमें। योर व्यूज ऑन दैट? बड़ी मुबारक हो आपको। हाँ जी, और पूरी कौम को जी, बड़ी खुशी की बात है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक अभी हम 4 मैच कह रहे थे कि हमने खेलने हैं, 2 हम जीत गए। साउथ अफ्रीका से हम जीते, बड़ी मजबूत टीम थी। फिर हमने ये न्यूजीलैंड से जीता। अच्छा, और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है कि जो पिछली हमारी सीरीज हुई थी, व्हाइट वॉश किया था न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना। टूर्नामेंट की भी वो नाकाबिल शिकस्त टीम थी उससे पहले भी। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात और थोड़ी सी उसमें खतरे वाली बात भी है, वो ये है कि पाकिस्तान की अगले दोनों जो मैच हैं ये एशियन टीमों से हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। हमें ज्यादा खौफ कहाँ पे आता है? वहां जाके उनकी पिचेस पे हमें साउथ अफ्रीका से, हमें इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और जो भी वहां पे न्यूजीलैंड की टीम, उनके फास्ट बॉलर बहुत कमाल बॉलिंग करते हैं वहां पे। ये हमें दोनों मैचेस खेलने हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, ये एशियन टीम है। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान ने करना है, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान के स्पेशली स्पिनर्स से। ठीक, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल भी है। लेकिन ये दोनों टीमें जो है, देखिए क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती और बाद में तबसरे आप जितने मर्जी आप कहते हैं आप टॉस जीत के पहले को खेले बाद में खेले, इस पर आप तबसरे करते रहते हैं। लेकिन अब मेरा अपना ये ख्याल है कि इन दोनों टीमों के खिलाफ खेलते हुए ये ज़हन में रखे बगैर कि ये टीमें, इनका जो बैकग्राउंड कैसा है, कितनी मजबूत है, कम है, लेकिन पाकिस्तान को उसी पैशन के साथ, उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ इन दोनों टीमों के साथ खेलना पड़ेगा और ये दोनों मैच हमें जीतना पड़ेंगे, जरूरी, फिर हम सेमीफाइनल के कैंडिडेट बन सकेंगे। इब्राहिम भाई, एक तो आपको भी मुबारक हो, और एक चीज मैं अभी पहले भी ये बात आपसे, बल्कि क्वेश्चन भी आपकी तरफ ही आ गया, एक्सपेक्टेशन लेवल हमारी बहुत ज्यादा है। उस दिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी की कि हमें पहले बैट करना चाहिए था, उसके बाद हमने बैट नहीं किया। उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि जी इवन जब इमरान खान कह रहे हैं बैट करना चाहिए था तो द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट मस्ट हैव लिसन टू हिम। सो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा बहुत ज्यादा है, और आज न्यूजीलैंड को हराना उस चीज की गवाही है कि अगर हम लोग एक फोकस होके काम करें तो यस वी कैन अचीव इट। योर व्यूज ऑन दैट जी? पहले तो सब ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स को भी, आपको भी और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। एक बड़ा ही खुशी का मौका है। पाकिस्तान की टीम ने एक बहुत ब्रिलियंट अंदाज में जो है ये मैच जीता है जी। और देखें, क्रिकेट इज बाय चांस। हमें ठीक है ये अभी अगली 2 टीमें आसान नजर आ रही हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल और उस पर बड़ा वेरी केयरफुल ऑन द इशू के। अभी आप खुद ही वो जो कमेंटेटर साहब में बता रहे थे कि सारे पॉइंट्स होने के बावजूद भी आप 11 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, जबकि क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 12 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो वी आर होपिंग कि उसमें बाकी टीमें कुछ ऐसा उनका परफॉर्मेंस में या उनके रन रेट में कोई फ़र्क आ जाए, या उनकी जीत में कुछ इतना फ़र्क आ जाए कि हम उसमें क्वालिफाई कर जाएं। एंड वी होप कि ऐसा ही हो। तो बहरहाल, लेकिन ये एक ऑलवेज, आई मीन, इट हैज़ बिन ट्रू पिक्चर के क्रिकेट इज़ बाय चांस। तो ये इसमें हार जीत तो फिर ये स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात है, और उसमें हमें वी आर वेरी होपफुल एंड पूरी हमारी दुआएं भी पाकिस्तान की हमारी क्रिकेट टीम के साथ हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सलमान साहब, मुझे एमनेस्टी स्कीम के ऊपर बात करनी है। अलॉन्ग विद इट, ये जो हमारा अभी न्यूजीलैंड के यूरोपियन यूनियन के साथ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट प्लान हो रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। पहले थोड़ा सा एमनेस्टी को डिस्कस कर लें। पहले ये कहा जा रहा था कि जी इट्स नॉट हैपनिंग, हुकूमत इसमें पैसे इकट्ठे नहीं करेगी एंड ऑल दैट, बट हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों में जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी इनकरेजिंग, और लोग इस चीज़ पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर काफ़ी बात की, खुद मशीर खारजा एंड ऑल दैट,
फाइनेंस के जो है उन्होंने, इन सारों ने. सो एट द एंड ऑफ द डे, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग? देखिए, पहली बात तो ये कि इसका डाटा भी उस तरह से तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, 30th के बाद जाके पता चलेगा. ठीक है, लेकिन एक बात देखिए कि जो इकोनॉमी होती है उसको डॉक्यूमेंट करना, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इतना आसान काम नहीं है. हाँ. जो काम इस वक्त, इससे पहले भी आपने देखा एमनेस्टी स्कीम जो है पिछली हुकूमत ने भी शुरू की थी, लेकिन वो नताइज उस तरह से नहीं मिल सके. अब इमरान खान की एक्सपेक्टेशन बहुत है और वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो मैसेजेस बार बार रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. तो अब मसला ये है कि हमारी जो इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करना, खासतौर पर नॉन फॉर्मल इकॉनमी को, खासतौर पर ऐसे लोगों को जो डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे, ये एक बड़ा चैलेंज है. और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने अपनी इकॉनमी को एक प्रॉपर वे में चलाना है तो दुनिया भर में ये डिबेट चल रही है कि अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए. हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते. फिर ये जो खास तौर पे ऐसे लोग पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, उससे अपनी प्रॉपर्टियां, उससे अपनी जायदादें बनाते हैं, वो हमारे टैक्स नेट में नहीं आती, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है. तो ये एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है जो हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया है. अब इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सिर्फ टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है 30th तक महदूद करने की बजाय इसको आप लॉन्ग टर्म चलाते रहें और लोगों को मोटिवेट करते रहें ताकि लोग उसका हिस्सा बनते रहें किसी ना किसी शक्ल में. ये जो बहुत जरूरी है कि देखिए सारे लोग 30th तक नहीं आएंगे, बहुत से लोगों के थ्रेट्स हैं, बहुत से लोगों के भी है. और फिर आपको ये भी है, देखिए जो लोग इस नेट में आ रहे हैं उसको भी तो आप बेनिफिट देना. उन लोगों को पता चले कि जी अगर हम इसका पार्ट बनते हैं और जो लोग इसका पार्ट बने हैं उनको श्योरिटी मिले और उनको लगे कि इसका हमें फायदा हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन क्रिएट हो सकती है ना. वरना फिर ये सवाल आ जाएगा कि हमें इसका टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इसका पार्ट बनने से क्या मिला. तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इसका पार्ट बन रहे हैं उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें, लोगों को ज्यादा मोटिवेट करें. और एक बात ध्यान में रहे कि देखिए चीजों को जो धमकी देने के कॉन्टेक्स्ट से हटके इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग उसका हिस्सा बने. ठीक हो. खालिद फारूकी साहब, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ एक स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट प्लान साइन ऑफ किया है जिसके अंदर कोलैबोरेशन इन द स्फीयर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी डायलॉग इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ दिस प्लान. ये सिक्योरिटी जो हमारी स्पेसिफिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट, दिस ऑल थिंग्स इज हैपनिंग, ये एक यूरोपियन यूनियन के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है विद शाह महमूद कुरैशी एंड द यूरोपियन यूनियन टीम. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो पहली बार ये डायलॉग नहीं हुआ, बल्कि लास्ट मंथ में वो उनका वफ्द जो है पाकिस्तान आया था और यहाँ पे हाई लेवल डायलॉग हुआ और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि उसको इस दफ़ा यानी ब्रसल्स में उस पर मुज़ाकरात होने थे. ये पाकिस्तान का, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है ये एक तो हमारी ट्रेड में बहुत बड़ा इत्तेहादी है और यूरोप सारे के साथ पाकिस्तान जो ट्रेड करता है उसमें पाकिस्तान का जो खसारा है ये कम है. फिर पाकिस्तान को एक मतलब एक अच्छे पार्टनर का भी वहाँ पे मिला, पाकिस्तान को स्टेटस मिला था. ये वो चीज़ें हैं जिसमें, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन की और अमेरिका की, इन दोनों की सियासत पे थोड़ा सा डिफरेंस एक आ रहा है. ठीक है. अमेरिका का झुकाव पूरी तरह से भारत की तरफ हो चुका है, जबकि यूरोपीय यूनियन अभी तक अपने उस झुकाव की तरफ तो नहीं गई बल्कि उसने कुछ तवाज़ुन कायम रखा. पाकिस्तान को जिस चीज़ की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है सफारती सतह पे, वो एक तो ये है कि यूरोप के जो बाअसर ममालिक हैं उनके साथ अपना जो इंटरेक्शन है इसको बढ़ाए, उसकी सिफारती सपोर्ट जितनी वो हासिल हो सकती है वो करे. वो हमें कहाँ ज़रूरत है, वो हमें ट्रेड में ज़रूरत है उसकी, वो हमें FATF पे उसकी ज़रूरत है, फिर वो हमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस जो हैं यहाँ पे इसकी ज़रूरत है. और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने ट्रेड की कही, वो ये है कि जब तक पाकिस्तान को ये जितनी भी हम स्कीमें शुरू करते हैं, जो भी हुकूमत इनिशिएटिव लेती है, जो इंसेंटिव देती है, इस सारे में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसने मुल्की इकॉनमी को बुरी तरह तबाह कर रखा है. ठीक है. इस बैलेंस को ठीक करने के लिए पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और पाकिस्तान को वो एरियाज तलाश करने हैं जहाँ जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जिन ममालिक के साथ आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकती है, जहाँ पे आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है. तो मेरे ख्याल के मुताबिक यूरोपीय यूनियन जो है इसके साथ स्ट्रेटेजिक कोई सिर्फ जस्ट कोई किसी दिफा के शोबे में नहीं होता. आप कौमी सलामती को आप सिर्फ अब अपनी फौजों से, अपने दिफा से इससे मशरूत नहीं करते, बल्कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर कोई कंट्री जो है इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है तो वो उसके तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं आपको इकोनॉमिकली जो मजबूत करने के लिए होते हैं. सो ये पाकिस्तान का बड़ा अच्छा एक जो प्रोसेस है यूरोपीय यूनियन के साथ शुरू हुआ है. आई होप के हुकूमत की जो सीरियसनेस है
इसमें बरकरार रहेगी और यूरोपीय यूनियन से हटके भी आप जहां जहां अपनी रसाई रखते हैं, मिसाल के तौर पे आपको रशिया में मिल रही है, एक्सेस मिल रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको अपने पार्टनर बनाने चाहिए, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है यूरोपीय यूनियन वाला। इब्राहिम भाई, हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप तो है, और उसके साथ जब ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक तो इस पे आई रियली वांट इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। सेकेंडली, आज एपीसी हुई है, एपीसी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, अगर आप कमेंट करना चाहें तो प्लीज कीजिएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी एपीसी से कि बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी कुछ प्रोग्राम से पहले जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, शी वाज आल्सो सेइंग कि शायद जो एक्सपेक्टेशन थी ऑपोजिशन की तरफ से वो उस तरह पूरी नहीं हुई। योर व्यूज ऑन दैट जी? पहले तो मैं चाहूँगा कि आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट मैं समझता हूँ जिस लेवल पे भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस जितने आप बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा वो फ्रूटफुल होंगे, चाहे वो आर्मी टू आर्मी हो, वो पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल लीडरशिप के हों, तो एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करने का मौका भी मिलता है, एक दूसरे को बेहतर एक्सप्लेन करने का मौका भी मिलता है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं जी। अब हम आ जाएं एपीसी की तरफ, तो एपीसी में जो मेन कंटेंडर थे वो तो आए ही नहीं। उन्होंने अपने सेकंड टीयर को भेज दिया कि जी आप चले जाएं और देख लें। असल में ये मुख्तलिफ ट्राई कर रहे हैं जी। पहले इन्होंने कहा कि जी हम इस्लामाबाद पे इतने बंदे लेके आ रहे हैं, तो पहले उसकी एक्सरसाइज इन्होंने की सिंध में, जहाँ पे कि इनकी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ पे इन्होंने ट्रेन रैली की, तो शाम को वो खवातीन बेचारी एहतजाज कर रही थी कि जी 2000 रुपये दिहाड़ी कही थी तो वो 200 रुपये दिए और बाकी पैसे नहीं दिए। मकसद है कि देखें, आपके पास जब तक एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स ना हो, अवाम आपके पीछे नहीं आएगी। और पिछले जो 10 साल में जो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है सर, किसी सूरत ये एपीसी डीपीसी बीबी पता नहीं कौन सी सीसी कर दें, कुछ भी नहीं होगा। अवाम इनके पीछे नहीं आने वाले, इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और ख़ास तौर पे मौलाना साहब से कि आज वो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को इन्होंने इनवाइट करने की जमात इस्लामी भी हट गई पीछे। ये एक दूसरे के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते, तो ये क्या एक एपीसी बनाएंगे और क्या मकसद है कि वो कुछ करेंगे जी। तो मैं उस हवाले से तो आई एम लीस्ट वरीड। आपका पॉइंट आ गया इब्राहिम भाई, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। सलमान, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कितनी आपको लगता है कुछ कर सकेगी ऑपोजिशन अब ये मल्टी? मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा तकसीम है अपनी स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में। एक्सपेक्टेशन क्यों इतनी ज्यादा बनाई? एक्सपेक्टेशन तो खुद उन्होंने हाई की थी ना, और उनका ख्याल था कि हम इस पूरी एपीसी से बहुत बड़ा एलामिया जारी करके एक बहुत बड़ी तहरीक को जनरेट कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तहरीक जनरेट नहीं हो सकी क्योंकि इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा बहुत सी चीजों के ऊपर। और खास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान कह रहे थे ना, पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें और बाहर आ जाएं, उस पर ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना उसमें पीएमएलएन तैयार है। वो पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जाके एहतजाज भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान की बात पे कम अज कम मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उनका साथ दे सकेंगे। अशफाक फारूकी साहब, ग्राउंड्स नहीं है ऑपोजिशन के पास कि गवर्नमेंट को कहे कि आप लोग जाएं, ग्राउंड्स नहीं है ये कहा जा रहा है। योर व्यूज वेरी शॉर्टली। देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो मैं ये फजलुर रहमान साहब के बारे में बताऊं। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो दो बड़ी पार्टीज हैं, ये दो पार्टियां एजिटेशन के लिए तो फजलुर रहमान की जो सपोर्ट है वो हासिल कर सकती हैं, लेकिन डायलॉग के लिए नहीं। डायलॉग क्यों देंगे उनको? और इस मकसद के लिए कि फजलुर रहमान केपीके में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। ठीक, अगर केपीके में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करनी है तो पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत कैसे गंवा सकती है खुद ही? कि वो इस्तीफे दें, अपनी हुकूमत उनकी जाती रहे और उसके बाद एक एजिटेशन में चले जाए। ठीक है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल पार्टीज हैं, वो इस तरह की एजिटेशन, इस तरह की सियासत वो नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान में इन सारे सियासतदानों को समझ है कि मुल्क के मुआशी हालात क्या है। इसमें जो रीजनल पॉलिटिक्स है फजलुर रहमान साहब करते हैं, असफंद वली साहब करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि असफंद वली ने भी कुछ तवाज़ुन रखा हुआ है। फजलुर रहमान जिस तवाज़ुन को खत्म कर रहे हैं उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा अपना ये ख्याल है कि वो उसके पीछे नहीं चलेंगे। और ये अच्छी बात है कि अगर सिस्टम को चलाने में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी ये ख्वाहिशों की ये सिस्टम चलता रहे, डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो ये सबसे कामयाबी इस पे ये है। इब्राहिम भाई, एक आखिरी सवाल वेरी शॉर्टली मुझे बताइएगा। अभी रिसेंटली एमक्यूएम पाकिस्तान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ प्राइम मिनिस्टर को मिली है और आप लोगों को उन्होंने कहा है कि बजट से पहले या इमीडिएटली आफ्टर बजट एमक्यूएम को भी एक फेडरल मिनिस्ट्री चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। ये कोई डील का हिस्सा है या ये इस वक्त प्रेशराइज किया जा रहा है बिकॉज बजट पास होना है? वेरी शॉर्टली, आपको 10 सेकेंड जी। देखें, अगर इसको कोई, अगर आप इस उसमें लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि जी कोई ब्लैकमेलिंग होती तो वो तो पहले दे दी जाती।
तो पहले तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ। अब विद इन द जो है कैबिनेट अगर कोई तब्दीलियां होती हैं तो वो स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा होता है, हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती, तो उसको हम इस तनाजुर में नहीं ले सकते कि किसी किस्म का कोई इसमें कोई अपना PML क्यू या जो है MQM वो उन्होंने कुछ ऐसी वो की हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वैसे मैंने एक इसके ऊपर पोल कराया था जिसके ऊपर 99% लोगों का व्यू था कि ये पाकिस्तान तरीके से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है बिकॉज बजट पास होना है, बट आपका आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। इब्राहिम खान साहब थैंक यू वेरी मच, सलमान आबिद थैंक यू वेरी मच, खालिद फारूकी साहब वेरी ग्रेटफुल टू यू, सैयद नईरुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। व्यूअर्स, बहुत कुछ अभी आइंदा आने वाले दिनों में होने वाला है, बजट पास होगा और एक रूटीन जो हमारी जिंदगी की चल रही है उसके अंदर काफ़ी प्लस माइनस चीज़ें होंगी बिकॉज जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इंपैक्ट एक आम आदमी पर होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक थोड़े टाइम स्पैन के लिए होंगी, 2-2.5 साल के लिए। अगर हमने इस टाइम स्पैन को गुजार लिया तो आइंदा आने वाला वक्त पाकिस्तान का वक्त है, आइंदा आने वाली जो इकॉनमी होगी पाकिस्तान की वो अपसाइड ट्रेंड की तरफ चलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।